तो नए चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बेसिकली क्या पढ़ेंगे वो समझने के लिए भी पहले एक सिंपल सा केस समझना होगा। इमेजिन करिए कि अ, ये आपके पास फ्लोर है और किसी ने इस फ्लोर पर खड़े होके एक एक्स को थ्रो किया है। नाउ इमेजिन कि वो एक्स कैसे मूव करेगा। एक्स ऐसा है। अगर किसी ने इस एक्स को वेलोसिटी यू से थ्रो किया तो आपने पढ़ा था कि सर इसका एक्सेलरेशन तो जी होगा, इसलिए ये एक्स प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हम्म। यस सर। लेकिन सोचिए इस एक्स का ट्रू मोशन कैसा होगा। इस एक्स के ट्रू मोशन में एक्स आगे जाने के साथ साथ थोड़ा सा घूमेगा भी। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हम्म। घूम तो जाएगा ना। राइट। है ना? तो ऐसे यस जाएगा। सर। तो सोचिए इसका टेल कैसे जा रहा है। क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है? हम्म। यस सर। नहीं। मान लो इसके रोटेशन और ज्यादा होंगे तो क्या होगा? इस वो जो ब्लू लाइन जो ओरिजिनली मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया उसके ऊपर मान लीजिए बहुत तेजी से घूमते हुए जा रहा है, तो ये टेल कैसे जाएगा? सोचिए जरा। ये टेल तो सर ऐसे जाएगा ना। यस सर। आया ना? क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं ना। नो सर। नो सर। सो फिर जब मैं ये कह रहा था कि मोशन प्रोजेक्टाइल होगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो हमने फालतू पढ़ा वो पूरा चैप्टर। आया ना? बोलो। और एक्सेलरेशन अगर जी है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो मोशन तो प्रोजेक्टाइल ही होना चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंग। आया ना? बोलिए। यस सर। तो इसके अलग अलग पॉइंट्स का तो अलग अलग मोशन है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर रहा। तो क्या मीनिंग है इसका? क्या हो क्या रहा है आखिरकार? तो देखिए एक्चुअली क्या होता है। आप जब लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक लड़के को इमेजिन करिए, जो लड़का वॉक कर रहा है यहाँ पे, या एफ नेट एक्सटेंड, इसके ऊपर 75 तरीके के फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। और होता क्या है, इसका जो लेग है वो अलग तरीके से मूव करता है, हैंड्स अलग तरीके से मूव करते हैं, हेड अलग तरीके से मूव करता है, बॉडी अलग तरीके से मूव करती है। राइट? राइट और रॉन्ग? मतलब इन यस सर। इन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है किसी भी मोमेंट पे। हम्म। यस सो नेट फोर्स इक्वल टू, अगर मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो ये एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है? समझ रहे हो बात को? किस पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो सर जवाब बॉडी है, का सेंटर। तो जवाब है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है? विथ एवरी बॉडी, किसी भी बॉडी को अगर आप ले लोगे, विथ एवरी बॉडी देयर इज अ
point associated, जो उस बॉडी के साथ मूव करेगा ऑब्वियसली, देयर इज ए पॉइंट एसोसिएटेड फॉर विच न्यूटन्स लॉज, न्यूटन का मेन लॉ क्या है कि सर एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ बॉडी into acceleration of that point can be applied. This point is called center of mass. समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो Yes. मैंने आपको काफी ऑब्जेक्टिव आंसर बताया इसका, लेकिन अगर आप बुक्स में इसकी डेफिनेशन देखने जाओगे तो क्या बोलेंगे, विथ एवरी पॉइंट with every body there is a point associated where whole mass of the body can be assumed to be concentrated. अब इसका मतलब क्या है, whole mass of the body can be assumed to be concentrated का मतलब ये कभी नहीं है कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, कि मूव तो कर रहा है, गोल गोल तो घूम रहा है ना ये अभी भी, पूरे के पूरे बॉडी के मास को उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी के मास को अगर आप उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड अज्यूम कर लेते हो तो उस पॉइंट पर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, Yes. तो ये ज्यादा क्लियर है ना डेफिनेशन जो मैंने लिखाई है? Yes. Yes, sir. तो लेकिन अगर स्कूल में या एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप वो वाली लिखेंगे जो बुक में है, कि जहां पर आप सारे के सारे मास को कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब बात ये कि वो पॉइंट निकलेगा कैसे, हाउ डू वी फाइंड दैट पॉइंट? ओके, बढ़ो आगे। Yes, sir. सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पॉइंट वी हैव अ फॉर्मूला, बट उससे पहले हम लोग सिंपल केसेस सॉल्व कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज, अगर मैं सिमेट्रिकल बॉडीज ले लूंगा तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ये देखिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल बॉडी स्फीयर। अब ध्यान दीजिएगा, स्फीयर हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, हॉलो सॉलिड, है ना? Yes. sir. या उससे पहले कुछ और लिखना था मेरे को, पहला स्फीयर ही है पर थोड़ी जगह बीच में, हॉलो सॉलिड। अब देखो ध्यान दीजिए, स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। पर अगर मैं कुछ कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्फीयर लिख के दूं तो इसका मतलब क्या है, कौन सा स्फीयर लोगे? Solid. Solid. सॉलिड लोगे, ठीक है। स्फेरिकल शेल लिख के दोगे, दिया जाएगा, तो उसका क्या मीनिंग है? Hollow. हॉलो तो ठीक है, पर हॉलो में भी ना जो मास सिर्फ एक सरफेस पर है, जैसे एग का शेल होता है ना वैसा। और हॉलो स्फीयर का मतलब होता है कुछ इस तरीके का स्फीयर जिसका इनर रेडियस कुछ और है, आउटर रेडियस कुछ और है, ये कुछ ठीक। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल Football. क्रिकेट The बॉल, metal ball. क्रिकेट बॉल, Metal ball. हाँ मेटल बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है। और स्फेरिकल शेल का एग्जांपल टेनिस बॉल, राइट? या प्लास्टिक की बॉल जिससे खेलते थे बचपन से, है ना? Yes. और हॉलो स्फीयर अलग से, स्फेरिकल शेल इज ए स्पेशल केस ऑफ हॉलो स्फीयर। कई बार हॉलो स्फीयर का मीनिंग हम लोग स्फेरिकल शेल समझते हैं, ठीक है। ये वो बातें जहाँ पे बेकार में अंग्रेजी की वजह से नंबर नहीं कटवाना है आपको कि सर स्फीयर लिखा बताया नहीं कौन सा है, तो सॉल्व नहीं करिए हमने, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज में सबसे पहले स्फीयर है। तो आपको बता दूं सिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ करता है? लाइज एट सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या है? सिर्फ शेप सिमेट्रिकल नहीं है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होना चाहिए।
मतलब सर स्फेरिकल तो है, पर क्या है कि इधर भारी है और इधर हल्का है, तो वो सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके यस सर। सर। तो जो भी सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं जिनका मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक, वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो अगर मेरे पास एक स्फीयर है, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे। कोई दिक्कत? यस सर। नो। अब ये स्फीयर सॉलिड है या जो भी हॉलो, जो भी बनाने के लिए मैं हॉलो ही बना दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये 3D फिगर है, ठीक है, टेनिस बॉल होती है ना ऐसी। यस। अच्छा, दूसरा स्फीयर कोई भी हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, या फिर आपका क्या नाम है, शेल हो, सबका सेंटर कहाँ रहेगा? सेंटर मास कहाँ रहेगा? सेंटर पे रहेगा। दूसरा है आपका डिस्क। डिस्क समझते हो? यस सर। तो अगर मैं कोई भी डिस्क ले लूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उसके सेंटर पे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा, नो सर। रिंग। अगर रिंग है मेरे पास, रिंग की थिकनेस बहुत कम है, बट डायग्राम में कुछ तो बनानी पड़ेगी। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? रिंग के सेंटर पे। यहां ध्यान दीजिएगा, देयर is no mass at the location of center of mass। समझ में आई बात? यस। ठीक है, और कोई सिमेट्रिक बॉडी बताइएगा, सिमेट्रिक शेप बताइएगा तो। क्यूब। ट्रायंगल। अगर मैं एक क्यूब ले लूं या इवन क्यूबॉइड भी ले लूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उस क्यूब के सेंटर पे। ठीक है, या क्यूबॉइड के भी सेंटर पे लाई लाई करता है। पांचवा, रेक्टेंगुलर लैमिना। अब आप बोलोगे सर लैमिना क्या होता है सर? देखो, लैमिना का मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी जो थिकनेस है ना, वो निग्लिजिबल है। जैसे डिस्क भी जो हम बोलते हैं, तो डिस्क भी एक लैमिना है। ओके बेटा, समझ में आई बात? यस यस। सर। चलो, तो रेक्टेंगुलर लैमिना अगर मैं लेता हूँ, तो रेक्टेंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा सर? उसके सेंटर पे। सर तो क्या जरूरी है कि हर समय सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो? भाई हर बॉडी का सेंटर ही नहीं होता ना। फॉर एग्जाम्पल, सेमी सर्कुलर डिस्क। अब सर अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो क्या करेंगे? देखो भाई, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, फिर भी मैं थोड़ा सा थिकनेस बनाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ भाई ये डिस्क है। इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बताइएगा तो। सर डायमीटर में। सर डायमीटर के सेंटर में। सर मतलब सेंटर में। यस सर। देखो, सेंटर पे लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी तरीके से सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान दीजिए, ये मास का सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर मास है, नीचे मास नहीं है, है ना? यस। यस सर। मास लाई करेगा इस लाइन पर। इतना मैं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन में अभी बिना कैलकुलेशन के नहीं बता सकता। ठीक है, समझ में आई बात?
सेमी सर्कुलर रिंग, अगर मैं सेमी सर्कुलर रिंग ले लूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बताइएगा तो, इसी में लाई करेगा, यस सर। यस सर। यहां पर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर लाई कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं कि बॉडी के ऊपर ही हो। मैंने क्या बोला, बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है एक पॉइंट, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है पॉइंट, मैंने दिखाया था क्या? रिंग का भी देखिए सेंटर ऑफ मास, आपको रिंग में क्या लोग लगता नहीं सब अंदर ही तो है, अरे अंदर है बट जहां है वहां मास है क्या? नहीं है ना, इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये बॉडी के बाहर ही है, राइट? यस ये भी बॉडी के बाहर है पर कई लोग रियलाइज नहीं कर पाते इस चीज को, पर यहाँ तो क्लियर है ना एकदम। यस तो कॉपी कर लीजिए इन सबको। सर वो सिंपल में मतलब सेंटर ऑफ मास तो उस लाइन का एकदम मतलब जो रिंग का लाइन है उसमें भी तो हो सकता है। क्या? इस लाइन पर नहीं नहीं सर, लाइन का सर जो मतलब जो पार्ट रिंग का जो लाइन में आ रहा है ना, लाइन में जो रिंग का पार्ट आ रहा है सर, ऊपर 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 यहाँ पर नहीं हाँ। होगा, वही मैं बता, यहाँ पर अगर हुआ तो सोचो, अगर यहाँ पर हुआ तो इसके नीचे मास है ऊपर मास है नहीं, ये कैसा सेंटर? समझ रहे बात को? सर पर कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्ट को तो बैलेंस किया जा सकता है। तो ये किसने कहा कि जो बैलेंस का तो मैंने कोई बात ही नहीं किया, मैंने तो कोई बात ही नहीं करी बैलेंस करने की, ठीक है? सर, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होता है ना? थोड़ा डिफरेंस है पर वो अभी नहीं समझ में आया। अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, मतलब आपका जी वेक्टर कांस्टेंट है, स्मॉल जी वेक्टर, तब तो दोनों सेम होगा, पर अगर स्मॉल जी वेक्टर वैरी करेगा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकता है, ठीक है बेटा? ओके सर। बढ़ो आगे। यस सर, डन। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली डिफाइन करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ collection of point objects, देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरा एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, 3D स्पेस में अलग अलग जगहों पे पॉइंट मास रखे हुए हैं, ये मास m1 है, ये मास m2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है m3, ठीक है? m1 की पोजीशन को मैं r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m2 की पोजीशन को r2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और m3 की पोजीशन को मैं r3 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? अलग अलग मासेस अलग अलग जगहों पर। तो इस गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी? तो सीधा सा फॉर्मूला है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सीधा सा मतलब है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर ज्यादा मासेस हो 3 से तो यही काम आगे बढ़ाते जाना, ठीक है बेटा? सर कैसा है? ये डेफिनेशन है।
ये नीचे जो है वो टोटल मास, राइट। ये बेसिकली आपका वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन ऑफ मास, एवरेज पोजीशन ऑफ मास है, वेटेड अकॉर्डिंग टू मास। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3 कर देता तो एवरेज पोजीशन हो जाती है ना। यस सर। पर अगर मैं वहां पर मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड करता हूं तो ऐसे में जो एवरेज आएगा वो वेटेड एवरेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिधर जिधर मास ज्यादा है उसके सेंटर मास उसके ज्यादा पास होगा, ओके। सोचिए यहाँ पर M2 M3 एकदम जीरो है और M1 बहुत बड़ा है, या M2 M3 बहुत छोटे हैं M1 के मुकाबले, तो इस क्वांटिटी के सामने ये दोनों बहुत छोटे हो जाएंगे ना, यस सर। यस सर। समझ रहे हो। और इस क्वांटिटी M1 के सामने ये दोनों बहुत छोटे हैं, तो इफेक्टिव सेंटर मास क्या आ जाएगा, R1 ही आ जाएगा। मान लीजिए M1 बहुत बड़ा है और M2 M3 बहुत छोटे छोटे हैं, तो सेंटर मास एकदम M1 पे होना चाहिए ना। ये सर। उस चीज को ये वेटेड एवरेज उस चीज का ध्यान रखता है, ठीक है बेटा। ओके बेटा। यस सर। यस सर। सो ये आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो इस तरीके की कैलकुलेशन काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि R1 वेक्टर वेक्टर लिख के ऐड करके उसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से इसके मल्टीपल टाइम हम लोग कैलकुलेशन करने को तैयार हैं, एक बार इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने को तैयार नहीं है, ठीक है। सो वी विल राइट दिस सेंटर ऑफ मास इन कंपोनेंट फॉर्म, ओके बेटा। ओके सर। सेंटर ऑफ, एक मिनट पीछे 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 पेज दिखाइए सर, ये वेटेड एवरेज है। हाँ वेटेड एवरेज, ठीक है सर। सेंटर ऑफ मास इन कंपोनेंट फॉर्म। देखो भाई, हमें ये पता है कि R वेक्टर इज इक्वल टू बेसिकली समेशन mi ri वेक्टर अपॉन समेशन mi है, हाँ या ना। यस सर। आप चाहो तो Yes, इस समेशन mi को सीधे टोटल मास भी लिख सकते हो, राइट। तो इसी में अगर मैं ri वेक्टर की जगह xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं सिंप्लीफिकेशन करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ये RCM है, ओके। XCM कितना मिल जाएगा, सिंपली समेशन mi xi अपॉन समेशन mi। YCM कैसे मिल जाएगा, समेशन mi yi अपॉन समेशन mi। और ZCM कैसे मिल जाएगा, समेशन mi zi अपॉन समेशन mi, ओके बेटा। कोई दिक्कत है यस इसमें, सर। मतलब जो वेक्टर में था वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी हो जाएगा, बड़ी इजीली प्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़ूं, एक मिनट सर। यस सर। इसका मतलब इसके समझते हो ना, मतलब इसका मतलब समझते हो ना, आई की जगह एक बार 1 लिखो, प्लस आई की जगह 2 लिखो, प्लस आई की जगह 3 लिखो, प्लस आई की जगह 4 लिखो, समझ में आता नहीं तो। यस सर, वो हाँ ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि सर मतलब ये सिर्फ एक कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए है ना। सेंटर ऑफ मास का एक कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का एक कंपोनेंट, ओके, है ना।
सेंटर ऑफ मास का कोई कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, या किसी कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मास सिस्टम। वो पार्ट समझ नहीं आया जो बोले कि मतलब कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास, वो सारा कंपोनेंट का क्लियर कर सेंटर दीजिए। किसके हाँ कंपोनेंट वही का, तो सर, किसके वही कंपोनेंट का मैं सेंटर, पूछ सुनो रहा हूँ, आप जो बोले ना वो समझ नहीं आया। सुन तो लो बात को। आपने बोला सर कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास, अरे कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, किसके कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास, मास के कंपोनेंट का, किसके कंपोनेंट का, कंपोनेंट तो किसी वेक्टर का करोगे ना। हम्म, हाँ सर वही मतलब आप सुन किसी वेक्टर का कंपोनेंट। अब ये क्या है, आर सी एम वेक्टर है। आर वेक्टर का मतलब क्या, पोजीशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं मिलता, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलता है, राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक पॉइंट है, एक उसकी यस लोकेशन सर, क्या है ये पता लगाना चाहते हैं हम लोग, उसकी सेंटर ऑफ मास यस सर, कहां पर है, ध्यान रखो, समझ में आई बात। तो वो आर यस सी सर। एम है। एक्स सी एम क्या है, कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का एक्स कंपोनेंट कितना है। पोजीशन तो आर वेक्टर का कंपोनेंट करोगे ना। हाँ सर, पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऐसे मिलेगा। यहां एक्स आई क्या होगा, इस एम आई मास के पोजीशन का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। यस सर। यहां आर आई क्या था, इस एम आई मास का पोजीशन वेक्टर। यहां पे बस क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूं, मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूं, इसलिए एम आई मास की भी पोजीशन का एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूं, ठीक है। समझ में आया यार, नहीं समझ में आया। हाँ सर ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम, देखो मेरे पास दो मासेस हैं, एक है m1, दूसरा है m2, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है दोनों के जो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, ओके। कोई दिक्कत, मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो बात समझो, मुझे ये मालूम है कि सेंटर ऑफ मास जब लाई करेगा इसी लाइन पे लाई कर सकता है, क्यों क्यों, क्योंकि अगर यहाँ लाई करेगा तो सारा का सारा मास उसके एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, राइट। सो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो यहाँ लाई करेगा, क्योंकि एवरेज पोजीशन है बेसिकली। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसी डायरेक्शन को अपना एक्स एक्सिस ले लिया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो मैं ये कह रहा हूं बिना किसी कैलकुलेशन के कि वाई सी एम इज इक्वल टू जेड सी एम इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि सर y1 भी जीरो है, y2 भी जीरो है, तो m1 y1 जीरो प्लस m2 y2 जीरो आया ना। यस सर। ओके, सिमिलरली z1 भी जीरो है, z2 भी जीरो है, तो m1 z1 भी जीरो, m2 z2 भी जीरो, सम भी जीरो, डिवाइड करेंगे तो वो भी जीरो, राइट। सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है यहां पर, ठीक है। समझ में आई बात। यस सर। अब देखो एक्सीएम क्या होगा, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये डिस्टेंस मेरा मैंने मान लो r1 माना था, तो r1 इतना आया, मतलब m1 से डिस्टेंस r1 कितना है, m2r अपॉन m1 प्लस m2, राइट।
R2 कितना हो जाएगा सर? R2 हो जाएगा R माइनस R1, विच मीन्स आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट M1R अपॉन M1 प्लस M2। आप बोलोगे सर R2 है क्या, तो सर R2 ये है। ठीक है, बेसिकली यहां से सेंटर मास निकाल लो तो क्या करोगे, M2R अपॉन टोटल मास, यहां से निकालोगे तो M1R अपॉन टोटल मास। कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो। सर वो M1 का पॉइंट हम लोग ओरिजिन में। हाँ, कहीं ना कहीं तो ओरिजिन लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास तो निकालते नहीं हो, क्या निकालते हो? सेंटर मास की पोजीशन निकालते हो। और पोजीशन तो जब तक रेफरेंस फ्रेम नहीं डिफाइन करोगे तब तक निकाल नहीं सकते, राइट? यस सर। तो हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा। मैंने बोला यार यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी रेफरेंस फ्रेम दे रखा है तब तो क्वेश्चन ने जो बोला उसको फॉलो करो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे? अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने ऐसा अज्यूम किया जिसमें मेरे को सहूलियत हो, इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लिया, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस लिया। मैं टेढ़ा एक्स एक्सिस नहीं लिया। अगर मैं टेढ़ा एक्स एक्सिस लेता तो मेरे को एक्स वाई दोनों कैलकुलेट करना पड़ता, राइट? यस। अल्टीमेटली मैंने R1 R2 रिपोर्ट कर दिया कि भैया जो सेंटर मास है वो M1 से इतना डिस्टेंस पर है और M2 से इतना डिस्टेंस पर है ना? कॉपी कर ली।